नमस्कार। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के मिट्टियों के बारे में। और जहां तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात है, यहाँ पे बहुत ही वैरायटी की स्थलाकृतियाँ, जलवायु विविधता और वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है। और इन तीनों का ही सम्मिलित प्रभाव पड़ता है मृदा के निर्माण के ऊपर। तो उत्तरी अमेरिका की जो भी मृदाएं पाई जाती हैं, इनको हम दो तरीके से देख सकते हैं। इसमें पहला है जोनल क्लासिफिकेशन, या इसको कहते हैं कटिबंधीय वर्गीकरण, और यह सीएफ मार्वुड के क्लास पे आधारित है। तो इसमें मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जो जो मिट्टियां पाई जाती हैं इस वर्गीकरण के अनुसार, इसको हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रेफरेंस में देखेंगे। और दूसरा जो वर्गीकरण है यूएसडीए क्लासिफिकेशन, इसको CSSC वर्गीकरण भी कहा जाता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल सर्वे क्लासिफिकेशन। और यह CSCS वर्गीकरण दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, USDA के द्वारा। तो इन दो वर्गीकरणों की बात हम लोग अमेरिका के रेफरेंस में इसमें करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण है, यानी जोनल क्लासिफिकेशन, या इसको कहते हैं मृदा का कटिबंधीय वर्गीकरण। तो ये जो जोन है, जोनल क्लासिफिकेशन में पहला वर्गीकरण किया जाता है जोनल सॉइल, या इसको हम लोग कहते हैं कटिबंधीय मृदा। दूसरा वर्गीकरण जो होता है वो इंट्राजोनल या अंतर कटिबंधीय मृदा, और तीसरा वर्गीकरण इसमें अकटिबंधीय मृदा का है। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, यानी जोनल सॉइल, तो जोनल सॉइल ऐसी सॉइल होती हैं जिनके ऊपर जलवायु और वनस्पति का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। और ये मृदाएं बेसिकली जलवायु और वनस्पति की पेटियों के अनुसार ही विकसित होती हैं। तो इनमें दो वर्गीकरण हैं, एक को कहते हैं हम लोग पेडाल्फर, और जो दूसरा वर्गीकरण है इसको कहते हैं पेडोकल। तो इस वर्गीकरण में जो पेडाल्फर मिट्टी पाई जाती है, पेड, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, पेड मिट्टी के एकाकी कणों की संरचना को कहा जाता है। और इसी आधार पे जो मृदा निर्माण का विज्ञान होता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेड मीन्स एकाकी संरचना, जो जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में Al यानी एल्युमिनियम और Fe यानी लोहा, इन दोनों का योगदान अधिक होता है और इनकी मात्रा इन मिट्टियों में अधिक पाई जाती है। पेडाल्फर मिट्टियों में जो उपवर्ग मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें पाटजाल मिट्टी है, पाटजालिक मिट्टी है, और साथ साथ लेटेराइट मिट्टी है। ये तीन उदाहरण हैं पेडाल्फर मिट्टी के, जिसमें एल्युमिनियम प्लस लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी तरह से जो दूसरा वर्गीकरण है इसको हम लोग कहते हैं पेडोकल वर्गीकरण। तो पेडोकल मीन्स कि पेड प्लस CAL यानी कैल्शियम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। और जिन मिट्टियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है उनके जो उपवर्ग हैं, इन उपवर्गों में चरनोजम मिट्टी, चरनोजम के साथ जो मरुस्थली मिट्टी है, और जो भूरी स्टेपी मिट्टी है, ये तीन उपवर्ग हैं पेडोकल के। तो जोनल या कटिबंधीय मिट्टियां ऐसी मिट्टियां हैं जिन पे जलवायु और वनस्पति का पर्याप्त प्रभाव होता है, और इनके बेसिकली दो रूप हैं, पेडोकल और पेडाल्फर, और इनमें बहुत सारी मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ये है इंट्राजोनल सॉइल, या इसको कहते हैं अंतर कटिबंधीय मृदाएं। ये ऐसी मृदाएं होती हैं जिन पे जलवायु और वनस्पति का प्रभाव कम पड़ता है, और ये मुख्यतया अपने मूल शैलों के ऊपर ही पाई जाती हैं। इनमें जो मृदा संस्तर होते हैं वो काफी कम डेवलप होते हैं, और इनके जो उपवर्ग हैं उनमें रेंडजीना, रेगुड़ और टेरारोसा जैसी मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ये अंतर कटिबंधीय मृदा का उदाहरण है। अब तीसरा जो अजोनल सॉइल है या अकटिबंधीय मृदा, तो इसमें ऐसी मिट्टियां पाई जाती हैं जिनमें सामान्यतया पार्श्विका का विकास नहीं होता। तो मृदा पार्श्विका में हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमारा ओ लेयर होता है, यानी ऑर्गेनिक लेयर, और ऑर्गेनिक लेयर में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो ओ लेयर के बाद ए लेयर होता है, ए के बाद ई लेयर होता है, ई के बाद बी लेयर। तो ऐसे जो लेयर्स बनते हैं इनको हम लोग मृदा पार्श्विका कहते हैं। तो जो तीसरा है अजोनल सॉइल, उसमें इस मृदा का पार्श्विका का विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि मृदा पार्श्विका के विकास के लिए समय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिन मिट्टियों के निर्माण का समय काफ़ी छोटा है, यानी जो मिट्टियां नई हैं, वो अजोनल सॉइल होती हैं जिनमें मृदा का विकास नहीं होता। और इस तरह की मिट्टियों के उदाहरण हैं जैसे जलोढ़ मिट्टियाँ, हिमोढ़ मिट्टियाँ, और जो लोयस बनते हैं, जो पवन के द्वारा निर्मित मिट्टियाँ होती हैं, वो बनते हैं। तो इन सब मिट्टियों में पार्श्विका का निर्माण नहीं होता है।
तो अब अमेरिका के रेफरेंस में देखते हैं तो ये जो जोनल क्लासिफिकेशन है, इस जोनल क्लासिफिकेशन की प्रमुख मृदाएं इस डायग्राम और इस चार्ट से क्लियर हैं। तो जो पहली मृदा है इसमें पार्टजोल मृदा, तो पार्टजोल मृदा जोनल क्लासिफिकेशन में पहला है पार्टजोल मृदा। अब पार्टजोल मृदा की स्थिति देखते हैं तो यह मृदा जो कोणधारी वनों वाला क्षेत्र है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये हमारी मृदा है पार्टजोल, और यहाँ पे लोहे और एल्युमिनियम के तत्व अधिक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यह पेडाल्फर वर्ग की मिट्टी है। इस मृदा में जैव तत्व और जीवांशों की कमी पाई जाती है और यह मुख्यतया अनुत्पादक होती है। और इसके विस्तार की जब बात करते हैं तो ये कुछ अलास्का में विस्तृत है, और अलास्का के साथ साथ जो उत्तरी अमेरिका के कोणधारी वन जो कनाडा वाले क्षेत्र हैं उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें जो दूसरी मृदा है वो पाटजालिक है। तो पाटजालिक नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये पाटजाल से मिलती जुलती है और वो मिश्रित वनों के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी को कहते हैं पाटजालिक मृदा। और मिश्रित वन के क्षेत्र हमने पढ़ा हुआ है कि वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। तो वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होने से और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे जैव तत्वों की मात्रा पाटजाल मिट्टी की तुलना में अधिक पाई जाती है। इस मृदा के विकास क्रम में जो मृदा की गहराई होती है वो भी पाटजाल मिट्टी की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो इसके कुछ लक्षण पाटजाल मृदा से मिलते हैं, इसलिए इस मृदा को पाटजालिक कहते हैं। अब इसमें जो तीसरा है लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट लैटेराइजेशन की प्रोसेस से होती है, यानी ये ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पे सामान्यतः वर्षा बहुत अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। तो इस प्रक्रिया में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो ए लेयर से बह के ई लेयर में चले जाते हैं, और ये मुख्यतया ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पाई जाती है। तो ये मैक्सिको का जो क्षेत्र है यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी मिलती है। अब लैटेराइट के बाद जो चरनोजम मृदा है चौथा, चरनोजम मृदा जनरली ब्लैक सॉइल होता है और ये पाया जाता है सामान्यतया जो स्टेपी का क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में मिलता है चरनोजम मृदा। इस मृदा में चूंकि ये घास मैदानों के नीचे पाई जाती है तो जैव तत्वों की अधिकता होती है, और इस मृदा की पार्श्विका में जो ब संस्तर होता है या बी लेयर होती है, बी लेयर में कैल्शियम की अधिकता होती है। तो यह बहुत सारे प्लांट्स को सपोर्ट करती है और उपजाऊ होती है, और इसमें बड़े पैमाने पे विस्तृत कृषि की जाती है। ये हमने रेंचिंग सिस्टम अभी पिछले वीडियो में देखा था। तो ये चरनोजम मृदा का क्षेत्र है और इसका रंग काला या डार्क ब्राउन होता है, इसलिए इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। अब पांचवें प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है डेजर्ट सॉयल या मरुस्थली मिट्टी, तो मरुस्थली मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं, और ये हमने देखा था कि अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी किनारा ये पूरा का पूरा मरुस्थली क्षेत्र है। तो यह मरुस्थली मृदा इन मरुस्थलों में पाई जाती है जहाँ पे जल की उपलब्धता बहुत ही कम है, और यहाँ पे जो भी पौधे पाए जाते हैं वो अपने को शुष्क मरुस्थल और बहुत ही ऊंचे तापमान के हिसाब से अनुकूलित किए हुए हैं। इन क्षेत्रों में जितनी वर्षा प्राप्त नहीं होती उससे अधिक वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण अधिक होने के कारण यहाँ पे जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की अधिकता ऊपर वाली लेयर में पाई जाती है। चरनोजम और मरुस्थली मृदा के बीच में मिट्टी पाई जाती है वो ग्रे स्टेपी मृदा इसको कहते हैं। तो यहाँ बीच बीच में कुछ पैच ऐसे मिलते हैं जिनको ग्रे स्टेपी मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका कलर कुछ ग्रे कलर का होता है और यह अर्ध शुष्क प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं। तो इनमें जैव तत्वों की अधिकता चरनोजम मिट्टी की तुलना में कम होती है, इसलिए इनका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। और इन शुष्क प्रदेशों में कहीं कहीं चूना प्रधान मिट्टी पाई जाती है जिसको चेस्टनट मिट्टी कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो 7वें क्रम की मृदा है वो अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा मुख्यतया नदी घाटियों में पाई जाती है। तो ये पूरा रीजन हमने देखा था मिसिसिपी मिसौरी का रीजन था। तो मिसिसिपी मिसौरी की घाटी और भी जो ओहियो घाटी है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों के घाटी में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा कृषि को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, और यही कारण है कि मिसिसिपी का जो दक्षिणी मैदान है ये क्षेत्र ये बहुत ही ज़्यादा घना बसा क्षेत्र है, क्योंकि यह मैदानी भाग एक बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करता है। अब इनके अतिरिक्त जो 9वें क्रम पे है पर्वतीय मृदा, ये पर्वतीय मृदा बेसिकली ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है,
और इन क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण यहाँ की मृदा में अम्लता की मात्रा अधिक होती है। इन क्षेत्रों में ह्यूमस की मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन तापमान की मात्रा कम होने के कारण उन जैव पदार्थों का डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए मृदा में एसिडिटी की मात्रा अधिक होती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई के अनुसार पटजाल या पटजलिक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अब इसमें जो 9वां प्रकार है टुंड्रा प्रकार, तो टुंड्रा प्रकार की मृदाएं टुंड्रा जलवायु में पाई जाती हैं। और टुंड्रा जलवायु हमने पढ़ रखा है ये अलास्का का क्षेत्र, इसके साथ साथ ये उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे तापमान औसतन 0 से कम ही रहता है और 2-3 महीने 0 से ऊपर रहता है, लेकिन वो भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाने पाता। तो यहाँ की ये जो मिट्टी होती है इसमें नीचे परमाफ्रॉस्ट की लेयर होती है, यानी वो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होता है। तो जो ऊपर की एक्टिव लेयर है 2 से 3 फुट की हाइट तक, उसमें भी वर्ष के अधिकतर समय यानी लगभग 8 से 9 महीने तक यहाँ पे मिट्टी जमी हुई अवस्था में होती है। तो इन क्षेत्रों में मृदा की बहुत ही पतली सी लेयर डेवलप होती है, तो इस मृदा को हम लोग कहते हैं टुंड्रा मृदा। तो ये कुछ जोनल क्लासिफिकेशन के उदाहरण थे उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन या USDA का क्लासिफिकेशन है, तो इसको हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। तो जो सबसे पहली मृदा है वो दैट इज जेली सोल्स। तो जेली सोल्स को तुलना करते हैं हम लोग टुंड्रा प्रकार की मिट्टी से, यानी जहाँ पे नीचे परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड यानी परमाफ्रॉस्ट मिलता है, ऊपर बहुत ही पतले लेयर की एक मिट्टी डेवलप होती है जिसमें वर्ष के 3-4 महीने कुछ छोटी छोटी वनस्पतियां उगती हैं। तो यह मृदा ये जेली सोल्स है। अब दूसरी मृदा इसमें एंटीसोल्स। इसमें जो ENT शब्द लिया गया है इसका मीन्स ये रिसेंट से लिया गया है, यानी एंटीसोल्स ऐसी मृदाएं हैं जो कि बहुत ही नई बनी हुई हैं, और नई बनी होने का तात्पर्य इनमें पार्श्विका का विकास नहीं होता। और इन मृदाओं का विकास या तो नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ है और या तो जहाँ ग्लेशियर के निक्षेप जमा होते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र के किनारे किनारे कुछ इस तरह की मृदाएं पाई जाती हैं जिनको एंटीसॉल्स ग्रुप में रखा जाता है। अब एंटीसॉल्स के बाद तीसरा जो है एरिडीसॉल्स। एरिडीसॉल्स यानी इसको कहते हैं मरुस्थली मिट्टी, जो मिट्टी एरिड रीजन में पाई जाती है। तो ये जो मरुस्थली क्षेत्र की मृदा है इसको हम लोग कहते हैं एरिडोसॉल्स। और जो डार्क कलर की मृदा है जो अभी हमने पीछे पढ़ा था चरनोजम के रूप में, तो इस मृदा को मॉलिसॉल्स कहते हैं। यानी ये जो मृदा है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है चरनोजम, इसको हम लोग मॉलिसॉल्स बोलते हैं। इंसेप्टिसॉल्स मीन्स ये भी नई मृदा है लेकिन इसमें पार्श्विका का थोड़ा बहुत विकास हो जाता है, और इस मृदा का विकास सामान्यतः नदी घाटी के डेल्टाई क्षेत्रों में हुआ है, साथ ही साथ जो कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हुआ है। अब इन मृदाओं के क्रम में नेक्स्ट जो है वो हिस्टोसॉल्स। तो हिस्टोसॉल्स ऐसी मृदाएं होती हैं जिनमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन मृदाओं का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पे जल और वनस्पतियाँ दोनों का कवर पूरे वर्ष भर रहता हो। तो यह कुछ ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुई हैं जैसे ये कनाडा का उत्तरी भाग, जहाँ पे जल की उपलब्धता और वनस्पति का आवरण पूरे वर्ष भर पाया जाता है। इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण बहुत ही कम होता है जबकि पूरे वर्ष भर मृदा में आर्द्रता बनी रहती है। तो ये जो कनाडा का सेंट्रल पार्ट है, जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है हमारी हिस्टोसॉल्स। अब हिस्टोसॉल्स के बाद पड़जाल मिट्टी, ये हम लोग देख चुके हैं। ये पूरा क्षेत्र पड़जाल मिट्टी का क्षेत्र है। अब नेक्स्ट USDA क्लासिफिकेशन में अल्फीसॉल्स। तो अल्फीसॉल्स ऐसी मिट्टियां होती हैं जो सामान्यतया नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो ये क्षेत्र पूरा ये अल्फीसॉल का क्षेत्र है। इन मिट्टियों की नमी पूरे वर्ष भर रहती है जिसके कारण इसमें बहुत ही सघन खेती की जाती है। इसमें जो नेक्स्ट क्रम है वो अल्टीसॉल। अल्टीसॉल मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की तुलना में अधिक होती है, और यह मुख्यतया जो कैरिबियन तट है अमेरिका का यहाँ पे पाई जाती है। और इसका विकास दलदली क्षेत्रों में जहाँ पे सवाना टाइप का वेजिटेशन है वहाँ पे या वनों के नीचे भी हो सकता है। जो इसमें 10वें क्रम की मिट्टी है वर्टिसॉल्स।
तो वर्टिसाल्स ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे क्रमिक रूप से शुष्क मौसम और वेट मौसम होता रहता है। तो ड्राई और वेटनेस का जो साइकिल होता है उसके कारण कभी मृदा की नमी बढ़ती है और नमी बढ़ने से मृदा फूल जाती है। जब शुष्क मौसम होता है तो मृदा की नमी कम हो जाती है और मृदा सिकुड़ती है। तो इस कारण इनमें पतली पतली दरारें पैदा हो जाती हैं। और वर्टिसाल की जो मृदा है वो मुख्यतया ये मैक्सिको के पूर्वी तट पे पाई जाती हैं। तो इन मृदाओं में अधिक वर्षा होने के कारण कार्बोनेट और साल्ट के पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, लीचिंग होती है। तो इन वर्टिसाल्स मृदाओं का विस्तार मैक्सिको के पूर्वी तट पे है। तो ये यूएसडीए क्लासिफिकेशन के अनुसार पूरे अमेरिका महाद्वीप की मृदाओं का वितरण है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।